देखिए ध्यान से, a man can swim with a speed किलोमीटर/आवर। एक आदमी है जो 2 किलोमीटर/आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है। वो कम हो गया ना, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा देते हैं, 3 कर लेते हैं, 3 किलोमीटर/आवर इन स्टिल वाटर। एक आदमी है जो ठहरे हुए पानी में 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी है वो अपना खुद हाथ पर मार के जो स्पीड बना सकता है वही है 3 किलोमीटर/आवर। या पानी में बैठ करके अगर हम इस आदमी को तैरते हुए देखें, अगर पानी बह रहा है और पानी पर बैठ करके इस आदमी को तैरते हुए देखेंगे तो उस केस में भी इसकी स्पीड 3 किलोमीटर/आवर ही। ऐसा क्यों होता है? अगर हम आपसे पूछें ऐसा क्यों होता है कि हम पानी में बैठ के देखेंगे तो आदमी जिस गति से अगर हम पानी में बैठ के देखेंगे तो आदमी जिस गति से तैर रहा है अपना हाथ पर मार के, वही गति हमको अपीयर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर पानी वाले फ्रेम में ही सर हम लोग बैठे हैं, तो हम लोग को जो सर पानी की जो वेलोसिटी वो फील नहीं होगी। वेरी गुड। अगर हम पानी के सरफेस पर बैठे हैं तो पानी की वेलोसिटी हमें फील नहीं होगी, पानी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इस वजह से आदमी की जो एक्चुअल गति उसने हाथ पर मार के बनाया है वही अपीयर। और ग्राउंड पर जब हम बैठ के देखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पानी की भी गति होगी और आदमी की भी गति होगी, तो फिर दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें अपीयर। तो ठीक है, a man can swim with a speed of 3 kilometer/hour in still water if he swims 2 kilometer down and comes back to same position in a river flowing with a speed 2 kilometer/hour, है ना? रिवर फ्लोइंग स्पीड 2 किलोमीटर, रिवर फ्लोइंग नहीं, रिवर वाटर फ्लोइंग 2 किलोमीटर/आवर। करेक्ट करते हैं। इफ वाटर इज फ्लोइंग the speed 2 kilometer/hour, find the total time of journey. दो किलोमीटर डाउन जाने में, मतलब पानी के फ्लो के लॉन्ग जाने में, और फिर रिटर्न बैक 2 किलोमीटर आने में उसको कितना टाइम लगेगा? 2.4 आवर्स। तो बहुत इजी है।
दैट इज अ क्वेश्चन। बस इमेजिन करो सिचुएशन कैसा है, उसको इमेजिन करो। इसमें देखो नदी की विड्थ हमने नहीं दी है क्योंकि देने की जरूरत नहीं। पानी बह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरना शुरू करता है। यह आदमी 2 किलोमीटर आगे जाता है और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर बैक वो पोजीशन को आता है। तैरने की स्पीड आदमी की वही है 3 किलोमीटर। इसका टोटल जर्नी क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, ये आपको निकालना। तो टोटल टाइम क्या होगा, एक तो डाउन जाने में, डाउन स्ट्रीम मोशन लेने में कितना टाइम लगा, प्लस अप स्ट्रीम जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसको आने में कितना टाइम। यही टोटल टाइम आप सम कर देंगे, जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस वो 2 किलोमीटर आगे जाता है। तो ए से बी जाने में जो टाइम लगा वो लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हो गया 2 और स्पीड कितना होगा आगे जाने के केस में, सेम डायरेक्शन में मोशन है तो इसका हो जाएगा 3 + 2। और फिर जब ये रिटर्न आता है तो 2 किलोमीटर ही आता है, लेकिन रिटर्निंग के केस में उसकी स्पीड हो जाएगा 3 - 2। तो क्या आ जाएगा बताओ, 2/5 + 2/1, ये हो जाएंगे 2.4 आवर्स। और अगर ऑप्शन आपके मिनट में दिए हुए हैं तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा मिनट में, 2.4 × 60 कर दो, मिनट में आ जाएगा। बताओ भाई मिनट में। एक 144 मिनट। 144। कभी कभी आपको पानी की बहाव और आदमी के तैरने की गति नहीं दी जाती है, और आपको क्या देगा, कितना दूरी आगे जाने में क्या टाइम लगा वो दे देगा, और फिर बैक आने में क्या टाइम लगा वो दे देगा। तो डिस्टेंस और टाइम दे देगा, तो फिर आपको स्पीड्स दोनों के निकालने हैं। तो सिचुएशन को सजाकर हम इसी तरह से उसको कैलकुलेट करें। बिल्कुल पेन वाले टाइप के जो क्वेश्चंस बनाए थे। एक तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ मैन कैन स्विम with a speed 4 किलोमीटर पर आवर, या 4 किलोमीटर पर आवर with respect to water. If he wants to cross a river of width 2 kilometers,
wants to swim across a river of width 2 kilometers, where the water speed is 3 kilometers per hour. L. If man starts swimming making an angle 37 degree with the water flow, find time of crossing. डाउन स्ट्रीम ट्रिप। ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन आपकी इजी हो, 1 मिनट कैलकुलेशन इजी हो, उसके लिए ये जो 4 किलोमीटर पर आवर की जो आदमी की स्पीड है हम उसको 5 कर देते हैं ताकि 37 डिग्री के साथ आप कैलकुलेशन इजी कर सकें। अगर आदमी 37 डिग्री एंगल बनाते हुए तैरना शुरू करे तो ये 2 किलोमीटर नदी को 2 किलोमीटर विड्थ की नदी को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और इस हालत में ये पानी के बहाव में कितना तैर के जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम इसी में कनेक्ट करते हैं। If he wants to cross the river in minimum time, अगर ये आदमी नदी को कम से कम समय में क्रॉस करना चाहता है, then what will be the downstream drift? Downstream, अगर ये आदमी नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहता है तो उस केस में आदमी को कितना डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट बहना पड़ेगा, आदमी कितना बहेगा, इज द सेकेंड क्वेश्चन। The third question is, will he, चलो उसको मैंने सजा ही दिया है डायरेक्ट, if he wants to cross the river taking shortest path, then what will be the time of crossing? तब उसकी टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या? मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है। एक कि अगर आदमी 37 डिग्री एंगल बनाते हुए तैरना शुरू करेगा कितना देर में वो नदी को क्रॉस करेगा, और उस केस में डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट कितना। अगर आदमी मिनिमम टाइम में क्रॉस करता हो तब उस केस में डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट क्या हो। अगर आदमी शॉर्टेस्ट पाथ से लेकर के नदी को क्रॉस करता हो तब उस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अब आप क्या करेंगे कि कॉपी पलटेंगे, पन्ना पलटेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मान लीजिए। अगर ये वाली आदत आपकी है
तो फिर ये खतरे वाली बात। आपको कोई फॉर्मूला पन्ना पलट के नहीं देखना, बस जो कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का कोशिश करें। कॉन्सेप्ट हम बार बार बोलते हैं कि अगर हम पानी पर बैठ के देखेंगे तो आदमी की एक्चुअल वेलोसिटी दिखेगा, और ग्राउंड से देखेंगे तो आदमी ने जो स्पीड बनाया हाथ पर मार के और पानी का बहाव दोनों का रिजल्ट है। बेसिकली यहाँ जो टाइम पूछता है ये सब के सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा है। नदी को उस पार जाने का जो पूछ रहा है वो सब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए कोशिश की। सर टाइम ऑफ क्रॉसिंग 2/3 आवर और डाउनस्ट्रीम ड्रिफ्ट 14/3 किलोमीटर आ रहा है, और मिनिमम टाइम 1.2 किलोमीटर और 1.2 आवर आ रहा है, और बाकी टाइम फॉर शॉर्टेस्ट पाथ 1/2 आवर। लेकिन आइनेश मैंने मिनिमम टाइम नहीं पूछा, मैंने पूछा डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट। हाँ सॉरी, डाउनस्ट्रीम टाइम 1.2 किलोमीटर आ रहा है। अब देखो इस प्रॉब्लम को, जैसा मैंने बोला कि आपको अपनी पन्ना पलट के फॉर्मूला नहीं देखनी, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करनी। वो कॉन्सेप्ट हम लगाए कैसे? बहुत सिंपल है। ये तो मालूम है कि जब हम ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो हमें रिजल्टेंट दिखेगा। ये आपकी पानी की फ्लो हुई, स्पीड पानी के फ्लो की दी हुई है 3 किलोमीटर पर। वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर। नदी की चौड़ाई दिया हुआ है, नदी की चौड़ाई है 2 किलोमीटर। आदमी इस किनारे है और यहां से वो 37 डिग्री एंगल बनाते हुए तैरना शुरू कर। ये तो बात है, ये है कि ये तो आदमी कभी भी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पानी ढकेल के उसको कहीं यहाँ पहुंचा, आदमी कहीं यहाँ पहुंचे इस जगह। और ये जो वेलोसिटी होगी, दिस विल बी दी रिजल्टेंट वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक तो यहाँ पहुंचने का टाइम निकालने, और दूसरा वो कितना आगे गया ये एस निकाल। तो अगर हमें टाइम निकालनी है तो हमें ये पता लगाना होगा कि आदमी की वो कौन सी वेलोसिटी है जो नदी को क्रॉस कराए। तो हम ये वाली वेलोसिटी ढूंढेंगे, नदी को क्रॉस कराने वाली। आपको ये वाली वेलोसिटी दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी है? 5 sin 37, ये एंगल 37 है। तो ये वेलोसिटी वो है जो आदमी को क्रॉस कराया, और क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा? 2 किलोमीटर। इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगा इस वेलोसिटी के साथ 5 sin 37 डिग्री। तो ये नदी को क्रॉस कर लेगा। तो पहला तो जो प्रश्न है टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, एंड टू sin 37 इज 3/5। तो 5 ये कैंसिल हो गए, किलोमीटर पर आवर में ये आया, ये आ गया 2/3 मिनट में। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 मिनट
ये 40 मिनट में ये नदी को क्रॉस कर लेगा। 40 मिनट में ये नदी को क्रॉस कर, इज द फर्स्ट। दूसरा है डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट, ये जो डिस्टेंस s है वो कितना। आप पहले ये बताओ कि डाउन स्ट्रीम ले जाने वाली वो कौन सी वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में एक तो वेलोसिटी पानी का बहाव है, दैट इज 3 प्लस एक दूसरा वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर का कंपोनेंट है, दैट इज 5 cos। ये दोनों मिलके इसको आगे के डायरेक्शन में ले जाए s। तो s बराबर हो गया 3 प्लस 5 cos 37 इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है वो, तो इट इज 3 प्लस 5 cos 37 होते हैं 4/5। टाइम चूंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में है तो हम यहाँ किलोमीटर पर आवर वाला टाइम लिखेंगे, आवर में टाइम। ये 5 कैंसिल हो गए, ये हो गया 7 2 जगह 14/3 ये आएगा किलोमीटर। टोटल आएगा किलोमीटर। तो कितना आया है एनएस? सर इतना ही आया इसमें, 14/3 किलोमीटर। ये इस केस में डाउन स्ट्रीम ड्रिप लेगा, पानी के बहाव में बहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम देखो क्या है। दूसरा प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से, मतलब नए सिरे से सॉल्व। अब आपके पास वही नदी है, नदी की चौड़ाई वही 2 किलोमीटर है, पानी अभी भी वही स्पीड से बह रहा है। और आदमी नदी को क्रॉस मिनिमम टाइम में करना चाहता है। तो मिनिमम टाइम में करने के लिए क्या सिखाया? मिनिमम टाइम के लिए अगर आदमी पानी के बहाव के परपेंडिकुलर स्विमिंग करना शुरू करे तो पानी उसको ढकेल के कहीं आगे तो पहुंचा देगा, लेकिन जहां भी आदमी पहुंचेगा वहां पहुंचने का टाइम उसका मिनिमम। आदमी के तैरने की जो क्षमता है वो है 5 किलोमीटर। ये इस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी ये इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद स्टॉक, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ वाटर जिसका वैल्यू आपको 3 दिया। So this is the condition for minimum time। ये हम लोगों ने निकाला था और आपको ये याद भी होना चाहिए। तो आप बताइए हमें कि पहले तो उस पार जाने का टाइम क्या, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इस केस में क्या। उस पार ले जाने वाली तो वेलोसिटी यहाँ डायरेक्ट ये 5 है, उस पार जाने में जो डिस्प्लेसमेंट लेगा दैट इज 2 किलोमीटर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इस केस में जो मिनिमम होना चाहिए वो मिनिमम होगा 2/5। डिस्टेंस इज 2, स्पीड इज 5, सीधा 2/5 आवर ये हो गया टाइम। और पानी के बहाव में इसको जो बहाने वाला वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो सिर्फ x है। 5 किलोमीटर पर आवर की इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, x + 0। और यही वेलोसिटी इसको s दूरी चलाए। डाउन स्ट्रीम ड्रिफ्ट इस केस में हो जाएंगे x × t, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड तो आपका 3 है, 2/5, टाइम है 2/5, तो दैट इज 6/5 किलोमीटर। 6/5 किलोमीटर ये इस केस में बह जाएगा आगे, लेकिन उस पार जाने में जो टाइम है वो मिनिमम इज द फर्स्ट।
कितना आंसर आया था अनिश? सर मैं डेसिमल में निकाला था 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर, सही है। 6/5 इज 1.2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है फिर उसको नए सिरे से सॉल्व करो। नए सिरे में जो पूछ रहा है, इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, देन व्हाट विल बी द टाइम ऑफ? अगर आदमी नदी को शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करता है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब डायरेक्टली रीचिंग टू एग्जैक्टली अपोजिट। आदमी यहाँ है, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना, आदमी यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पहुंचने के लिए शर्त मैंने क्या सिखाया था? भी पानी जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये इस तरह से रहता है, पानी ढकेल के उसको पहुंचा देता है। अब एक बात यहाँ चेक करने वाली है कि क्या ये कंडीशन इस केस में लागू है। आप बोल सकते हैं हाँ लागू है, क्योंकि आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और पानी की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। आदमी की तैरने की क्षमता पानी के बहाव से ज्यादा है। The man will be able to reach exactly at opposite point. तो इस केस में यहां पहुंचने का टाइम लिखा, यहां पहुंचने का टाइम। ठीक है, तो आपको यहां पता लगाना होगा कि वो कौन सी वेलोसिटी है जो आदमी को नदी क्रॉस कराया। दिस वेलोसिटी 1 to 5, ये वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। Is the resultant velocity of man with respect to ground। इन दोनों का रिजल्टेंट इस 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 किलोमीटर पर आवर। और उस पार ले जाने का जो विड्थ है वो तो डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा 2 किलोमीटर। इस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो होगा डिस्टेंस दैट इज 2 किलोमीटर and speed is slow. It's 1/2. 1/2। ये 30 मिनट हो गया। अच्छा, ये मिनिमम टाइम कितना मिनट होगा? 24 मिनट, है ना। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 5 है तो 12 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 2 20। तो अगर ये ऐसे तैरता है तो उस पार वो 24 मिनट में पहुंचेगा, और अगर ऐसे तैरता है तो इस पार वो 30 मिनट में पहुंचेगा। मिनिमम टाइम देखो तो वही है जो आपका है। सो दिस इज दी कंडीशन। 3 कंडीशन, 3 सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। तो नोट किया आप लोगों ने? आगे बढ़े। एक एक लाइन का क्वेश्चन। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, आपने जो सीखा है और अप्लाई कर दीजिए उसको प्रॉपरली, तो आप बहुत इजीली इसको एक लाइन में सॉल्व करिए। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन डाल देंगे, राइट। If width of a river is 1 kilometer and speed of water flow is 5 kilometer per hour, a man wishes to reach exactly at opposite point
आदमी है जो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, बट ही रीचेस समवेयर एल्स। लेकिन वो जो है कहीं और जगह पहुंच जाता है। What minimum distance he has to walk to reach exactly at opposite? If he can swim with a speed 3 kilometers per hour in still water, आदमी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर तैरने की है और पानी का जो बहाव है वो 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे केस में आदमी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है और तैरना शुरू कर, कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जब वो उस पार पहुंचता है तो कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाता है और फिर वहां से उसको पैदल चल के वॉक करके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर आना पड़ता है। कितनी मिनिमम डिस्टेंस वो वॉक करेगा कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचे? Also find the angle with which he should start swimming with the water flow. तो पानी के फ्लो से इतनी एंगल बना के तैरना चाहिए। Angle with which he should start swimming with the water flow, and और चीज जोड़ देता हूं, time to reach at opposite point if his walking speed is वॉकिंग स्पीड के तो पानी में जो तैर रहा है उससे तो ज्यादा ही स्पीड होगा। तो पानी में वो 3 किलोमीटर पर आवर से तैर रहा है, तो जमीन पर वो 4 किलोमीटर पर आवर से चल, तो मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा। फिजिक्स के प्रॉब्लम को कभी भी
फॉर्मूला से देख देख के मत बनाइए, उसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फॉर्मूला विजुलाइज होना शुरू होगा। जब फॉर्मूला विजुलाइज होंगे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व। तो मिनिमम डिस्टेंस तो 5/3 किलोमीटर आ गया, बट एंगल नहीं आ रहा है, साइन थीटा बड़ा आ रहा है 1 से, और टाइम 1/3 आवर आ रहा है। सर 0.85 किलोमीटर चलना पड़ेगा सर उसको। और सर टाइम सर बताता हूँ। ये आपकी नदी है, नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है और इसके पानी में तेज बहाव, वाटर फ्लो जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर। और सर 12.75 मिनट्स लगेंगे सर उसको। ठीक। आदमी यहाँ से अगर तैरना शुरू करता है और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर ये पहुंचना चाहता है, तो डायरेक्ट तो तैर के तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि इसके लिए शर्त यह था कि डायरेक्ट इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो आदमी के तैरने की स्पीड होनी चाहिए वो पानी के बहाव से ज्यादा होनी चाहिए। ये चाहे जो मर्जी एंगल बना करके तैरना शुरू करेगा, पानी ढकेल के उसको आगे ही पहुंचा देगा। ये आदमी की स्पीड है y, जिसको हम 3 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं। ये है x, 5 किलोमीटर पर आवर कह रहे हैं। तो आदमी कहीं यहाँ, और ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू। अब ऐसे केस में आपको ये नदी की चौड़ाई दी हुई है 1 किलोमीटर। तो ये जो s है, ये जो s डिस्टेंस है, ये s मिनिमम हो, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से जो आगे बढ़ा, ये s मिनिमम। उसके लिए ये जो एंगल है बीटा, इसका मैंने निकाला था कंडीशन, साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू y by x. y is 3 and x is 5. और ये कैसे निकाले थे याद होगा। और यहां से आपके जो एंगल बने बीटा, दैट इज 37 डिग्री। ये जो बीटा एंगल है 37 डिग्री, ये बन रहे हैं परपेंडिकुलर टू दी वाटर फ्लो, ये परपेंडिकुलर टू वाटर फ्लो। लेकिन आपसे पूछ रहा है एंगल should be find the angle with which he starts swimming with the water flow। पानी के बहाव से एंगल पूछ रहा है आपसे, ये वाली एंगल पानी के बहाव से, ये पानी का फ्लो है। तो हम इसमें 90 ऐड कर देंगे, दैट इज थीटा। तो थीटा मस्ट बी 90 प्लस बीटा, और ये हो जाएंगे 127। एक बात। दूसरी बात, उस पार पहुंचने का टाइम क्या होगा, यहाँ पहुंचने का टाइम क्या होगा तैरते हुए, या अगर यहाँ 1 मिनट यहाँ टाइम नहीं, यहाँ पहुंचने का टाइम क्या होगा, यहाँ पहुंचने का टाइम, उस पार नदी को कौन पहुंचाया है उसको, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। कौन सी वेलोसिटी है जो आदमी को उस पार पहुंचाया है, तो ये वेलोसिटी
कहीं भी पहुंचे वो, यहाँ कहीं भी पहुंचे, इसको उस पार पहुंचाने वाला यही वेलोसिटी है, दैट इज 3 cos बीटा। 3 cos बीटा, ये स्पीड 3 है और ये एंगल बीटा है 3 cos, यही उस पार ले जाने वाली इसके पास एकमात्र वेलोसिटी। तो नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर और स्पीड हो गया 3 cos बीटा। सो 1 किलोमीटर और cos बीटा का वैल्यू तो मालूम है, बीटा का वैल्यू है 37, तो ये हो जाएंगे 4/5। तो 5 ऊपर चला गया और 12 नीचे रह गया, ये आवर में आ गया। 5/12 आवर कितना आया वेदांत? सर टाइम किस चीज का निकालना था सर? पहले तो नदी, अभी तो ये जो हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाले, हाँ सर ये निकाला है सर मैंने ये। कितना ये आया है? हाँ सर 1/2.4 सर। 5/12 ठीक है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रहने दें, आवर में ही रहने। अब प्रश्न उठता है कि ये एस डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये? तो एस डिस्टेंस ले जाने वाली वेलोसिटी इसके पास कौन है? तो देखो, एक तो वेलोसिटी है एक्स और एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दैट इज 3 साइन बीटा इस डायरेक्शन में। तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नेट इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगा x माइनस, x मीन्स 5 माइनस, ये मान लो y है तो y साइन बीटा, ये हो गया। ये s डिस्टेंस चलाने में ये उसको कौन आगे ले गया, पानी के बहाव में उसको कौन आगे ले गया? ये वेलोसिटी, एक वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में, ये जो x है इसको हम 5 बोल रहे हैं, और एक वेलोसिटी जो आदमी इस तरह तैरा, जो इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में बने एक इस डायरेक्शन में, परंतु ये आदमी तो बहाव आगे लिया है। नेट वेलोसिटी आगे के डायरेक्शन में हो गया, एक पानी के बहाव का x, एक पीछे में जो इसकी वेलोसिटी थी 3 साइन बीटा, नेट वेलोसिटी इसका जो है आगे के डायरेक्शन में बन गया x माइनस 3 साइन, y का वैल्यू 3। तो s मिनिमम आपका हो गया x माइनस y साइन बीटा इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग स्पीड। सो x का वैल्यू आपका 5, y है 3, साइन बीटा, बीटा का वैल्यू है 37 वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5। टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो गया 5/12। ये कितने आगे देखो, 25 माइनस 9/5, 5/5, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ 16 और ये बच गया 12, ये हो गए 4/3 किलोमीटर। 4/3 किलोमीटर ये पानी के बहाव में बहेगा। बताइए आप लोग का क्या है? यही है सर जो ये है 4/3। सर ये तो सर एकदम कॉर्नर वाले पॉइंट से लेके उसका डिस्टेंस नहीं होगा? ये इस डायरेक्शन की डिस्टेंस आया, ये वाला। सर वो पीछे वाले का नहीं आएगा मिलाकर उसको? नहीं, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ना। हम देखो, आपको कौन सी वेलोसिटी ले रहे हो पहले वो देख। हम ये वाली वेलोसिटी ले रहे हैं ना बेटा? यस सर। उसके पास तो 2 वेलोसिटी है, एक आगे एक्स डायरेक्शन में ले जाने वाली वेलोसिटी है जो पानी का बहाव है, और एक
इस डायरेक्शन में ले जाने वाली वेलोसिटी है जो y sin बीटा। तो हमने नेट वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में कर ली ना, x माइनस वाई साइन बीटा। नहीं सर, लेकिन सर वो जब मतलब सर बीटा एंगल पे चल रहा है जब सर वो, तो सर ये जो सर आपने घर बनाया है उसके साइड वाला डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा है इसी मतलब स्पीड से। डिस्टेंस तो ये बहुत सारा कवर कर रहा है ना। देखो नहीं सर, डिस्टेंस मतलब एक ये कवर किया, फिर उसके बाद हाँ सर, डिस्टेंस ये हाँ कवर सर, ये किया, वाला। ये वाला। हाँ सर, ये इसको मिलाकर और ये एस मिनिमम मिला के सर 4/3 नहीं होगा? नहीं, ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली, ये सिर्फ इस वेलोसिटी के कारण हुआ है, 3 sin बीटा वेलोसिटी के कारण। 3 sin बीटा वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में था। ये जो 3 sin बीटा नहीं, बेसिकली यहां से जो चला वो एक मिनट, हाँ, ये इस डायरेक्शन में ले जाने वाली वेलोसिटी हो गई x माइनस, और यहां से हम ले रहे हैं और उस पार पहुंचाने में जो टाइम। इसका S मिनिमम फॉर्मूला हमने जो सिखाया था वो क्या है बताओ, भी चेक कर लेते हैं। ये आया था ना, d बाई वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई, d बाई वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो d का वैल्यू क्या है, 1 किलोमीटर है। i कितनी है, i है 3। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 5 है, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 3। ये आपके 4/3 है। ये हम फॉर्मूला लगा दिए तो आपको रिजल्ट आ। अब देखो ये वाली डिस्टेंस अकेला नहीं आया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस नहीं आया। आप टाइम को कैलकुलेट करो। टाइम देखो हमने कहां से इसका कंसिडरेशन करना शुरू किया, हमने यहां से इसको चलाना शुरू किया t = 0 से, और 5/12 आवर में वो यहां पहुंचा। 5/12 आवर में यहां पहुंचे। हम जो टाइम ले रहे हैं ये 5/12 में, और हम इस डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहे हैं x माइनस वाई साइन बीटा। वेदांत समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। तो 0 आवर से 5/12 आवर में इस डायरेक्शन कितना चला हो? मल्टीप्लाई बाय स्पीड कर देंगे सर इसकी वेलोसिटी। तो वो जो आएगा ना, वो कौन सी डिस्टेंस आएगा? तो ये डिस्टेंस आएगा ना। यस सर। अब बोलोगे सर ये वाली डिस्टेंस क्या हो? ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहां पहुंचने का पहले आप टाइम निकाल लो, यहां पहुंचने का टाइम निकाल t1। यहां पहुंचने का कुछ तो टाइम होगा ना। एक्चुअली में जब आप ग्राउंड से, ठीक है, पानी से देखोगे तो ठीक है, अभी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां पहुंचने का टाइम, यहां पे पहुंचने का टाइम कैसे निकालोगे? भी ऐसे तैरना शुरू करेगा और रास्ते में ही बेसिकली क्या होता है, यहाँ एग्जैक्टली पहुंचेगा नहीं,
ये जो है वो यहीं से ऐसे बहना शुरू हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है बदाम? हाँ सर। ये ऐसे ही यहीं से वो मूव करना शुरू कर दे। नोट, ये हम क्यों दिखाए हैं, ये हम क्यों दिखाए? अच्छा सर, मतलब वो ये वैसे टच नहीं करेगा सर, मतलब वो वहाँ पर कभी नहीं टच करेगा ना, वो तो यहीं पहुंचेगा डायरेक्ट। ये हम इसलिए दिखाए हैं, ये हम इसलिए दिखाए हैं कि हमने दो मोशन अलग अलग ले लिया। अगर मान लो कि पानी में कोई बहाव नहीं रहता, वेलोसिटी 0 रहता और आदमी यहाँ से तैरता ऐसे, यहाँ तक तो ये आदमी यहाँ पहुंचता। यहाँ पहुँचता। समझ में आया? अगर पानी में बहाव नहीं होता तो आदमी और आदमी कुछ इस तरह से तैरता, ऐसे ये वाली थीटा एंगल बनाते हुए तैरता या ये एंगल बीटा बनाते हुए तैरता, तो वो आदमी ऐसे जाता। यस सर। लेकिन पानी में अगर बहाव है, पानी में बहाव है x, तो ये ऐसे जाते जाते में पानी ढकेल के उसको आगे पहुंचाते जाता ना, हाँ सर। आगे पहुंचाते जाता। ये कभी यहाँ पहुंच पाएगा? नहीं। नहीं सर। नहीं, वो पानी फाइनली उसको कहीं यहाँ पे लैंड करा इसे। इस जगह पे उसको लैंड करा, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये बना। और ये यहाँ क्यों आया जबकि पानी रुका हुआ था, तो यहाँ पहुंच रहा था। यहाँ क्यों पहुंचा? तो ये वाली जो मोशन है वो लेगा किसके कारण? पानी के कारण। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ y, दिस इज द वेलोसिटी x, और ये हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू। अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर का टाइम निकाल लें, ये आदमी कभी यहाँ पहुंचेगा नहीं कि टाइम नहीं, आप टाइम यहाँ पहुंचेगा नहीं, आदमी के टाइम निकाल सकते। हाँ, अगर पानी में नहीं बहाव हो रहा है, आप यहाँ का टाइम निकाल सकते। ये आदमी रास्ते से ही मुड़ते चलता है, इस तरह से आदमी का रिजल्टेंट वेलोसिटी बनते हैं। ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये रिजल्ट, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये रिजल्ट। ग्राउंड से हम बैठ के देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? अगर हम ग्राउंड से बैठ के साइड जाते रहेगा सर बार बार। हाँ, ग्राउंड से देखेंगे तो आपको ना ऐसा दिखेगा ना ही ऐसा दिखेगा, आपको डायरेक्ट इस तरह से दिखेगा। सिर्फ यही वेलोसिटी दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। ग्राउंड से देखेंगे तो जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है बस वही दिखेगा, ये दिखेगा। ये आपका, तो अभी जो हम इसको सॉल्व किए, इसमें हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, बस एक कॉन्सेप्ट लगाया जो लास्ट क्लास में रिजल्ट जो हमने निकाला था वो लगाया, और बाकी उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकली इसको सॉल्व किए हैं। जैसा हमें जो भी डिस्टेंस निकालनी थी, जो भी वेलोसिटी निकालनी थी, उसको अप्लाई कर करके हम उसको कैलकुलेट, ऊपर ले जाने वाला वेलोसिटी, नदी को पार कराने वाला वेलोसिटी कौन सा है वो निकाल लिया, नदी उस पार ले जाने में कौन वेलोसिटी लगा वो निकाल लिया, और फिर उसके बाद हम उसको टाइम निकाल। अब देखो, आपसे अभी तक आंसर आया नहीं है, आपको क्या निकालना था? What minimum distance he has to walk to reach exactly at opposite point? तो मिनिमम डिस्टेंस तो यही हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद पूछता है
Also find the angle with which he should start swimming with water flow. तो एंगल जो है आपका ये water flow से. And the time to reach at exactly opposite point if his walking speed is 4. ये हम कैसे निकालें? तो देखो ये आदमी यहां से तैरना शुरू किया और वो यहां पहुंचा. यहाँ पहुंचने का टाइम अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आया है 5/12. by 12 hour. यहाँ पहुंचने का टाइम और कितनी दूरी वो भागा है? 4/3 किलोमीटर वो एस मिनिमम. और फिर यहाँ पहुंच के ये आदमी यहाँ पहुंच के अब वॉक करना शुरू किया, क्योंकि फाइनली उसको तो यहाँ पहुंच. वॉकिंग स्पीड उसकी कितनी है? 4 किलोमीटर. ये जो वॉकिंग स्पीड है आदमी की 4 किलोमीटर पर आवर, यहां से उसको यहां तक पहुंचने में एक दूसरा टाइम लगेगा. This is the velocity of man with respect to Ground. ये मत समझना कि जो आदमी है वो पहले ऐसे गया फिर उसके बाद ऐसे गया, हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है, फिर यहाँ से आदमी लौट के वापस आया तो यहाँ से यहाँ तक का. ऐसा नहीं है. Direct वहीं पहुंचा आदमी. शायद आप वेदांग ऐसा ही कुछ समझ रहे थे ना? नहीं सर, जो 4/3 आया था सर, मैंने वो, हाँ सर यही समझ रहा था सर. हाँ, हमको एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम निकालना. तो आदमी पहले यहाँ से ए से चला बी, फिर बी से चला सी, ये पानी के अंदर ही चला, फिर सी से चला डी, ये वापस पैदल चला. ऐसा मोशन नहीं है. आदमी डायरेक्ट जो है वो यहाँ से तैरना शुरू करेगा. हालांकि तैरना ऐसे शुरू करेगा, बीटा एंगल बनाते हुए तैरना ऐसे शुरू करेगा, लेकिन पानी का जो बहाव है ना उसको आगे की तरफ ढकेलते रहे. वो यहीं से अपना ये रास्ता पकड़े, यहीं से वो अपना ये वाला रास्ता. आप इस बात को एक और चीज, ये सब चीज खुद से एनालाइज करो. एक बात बताओ, बीटा का एंगल क्या है? आप लोग बताओ तो. 37 डिग्री है. ठीक है. पानी का बहाव कितना है? सर 5 किलोमीटर पर आवर. और इस आदमी की इस डायरेक्शन में वाई जो आया है, और इसकी जो स्पीड है वाई, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. तो इसकी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? y sin theta. 3 cos 3 sin 37. Sin 3 sin. बोलो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? Sin 3 into 3/5, 9/5. 9/5. 9/5 का मतलब 1.4. 1.4. सर 1.8. तो इसकी इस डायरेक्शन में आदमी की दो वेलोसिटी हो गई. एक पानी के कारण इस डायरेक्शन में, दैट इज 5, और आदमी के खुद के वेलोसिटी के कारण एक इस डायरेक्शन वेलोसिटी 1. तब आदमी के पास दो वेलोसिटी. नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है? 3.2 1.8. है ना बेटा? यस सर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आदमी क्या कभी भी इस डायरेक्शन में जाएगा?
अगर यहाँ से तैरेगा तो इधर इस लाइन, इस बाउंड्री के इस पार कभी जाएगा? नहीं सर। नहीं जाएगा ना, क्योंकि शुरुआत में ही जैसे ही वो तैरना शुरू करेगा तो उसकी नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3.2 किलोमीटर होगी। ये आदमी की नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3.2। अब बोलोगे फिर तब ऐसे कैसे गया? ऐसे इसलिए गया क्योंकि इसका एक और वेलोसिटी भी तो इधर है, इट इज y sin y cos 37। 37। y cos 37। यहाँ से वो जब जैसे ही तैरना शुरू करेगा तो y cos 37 इसको ऊपर की तरफ और 3.2 किलोमीटर पर आवर से ये आगे की तरफ ऐसे चलना शुरू। नेट वेलोसिटी आपकी है। अब आप ये नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। दिस विल बी रूट अंडर 3.2 होल स्क्वायर प्लस y cos 37 जो भी आएगा होल स्क्वायर। देख रहा है ना, सब खुलते जा रहा है रास्ता। समझ आ रहा है? बताऊं? यस सर। ठीक, अब बताइए तो अब आ जाइए अपने पिक में। मैं चाहता हूं यहां से यहां तक जो आदमी पैदल चला तो यहां पहुंचने में क्या टाइम लगा? तो डिस्टेंस है 4/3 किलोमीटर और स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 4/3 और स्पीड है 4, दैट इज 1/3 आवर। एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम क्या हो? तैर के वो यहाँ पहुंचा 5/12 आवर। फिर यहाँ से पैदल यहाँ तक जाने में टाइम लगा 1/3। आई थिंक ये हो जाएगा 9/3 आवर। 4 किया 5/12 आया था ना सर। 45 मिनट्स होगा ना? 3 घंटा होगा 180 मिनट। सॉरी आई एम सॉरी राइट, इट्स नॉट 3 हियर, देयर इज 12 here. है ना, हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर में हो गया 9 और नीचे हो गया 12। 1/3 आया। 1/3 आवर। 1/3 आवर कितना हो गया? 20 मिनट। सर 3/4। सर 3/4 होगा सर। ऊपर में 3 मान रहा है। 3 आवर्स। और मिनट कितना हो जाएगा? सर 45। कितना आया था इनश? So 1/3 आया था, बट बाद में ऐड नहीं किया था, इसीलिए गलत हो गया था आंसर। अब देखो इसके साथ कई और भी क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया। पूछा तो नहीं था यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ डिस्कस किया कि आदमी की नेट वेलोसिटी अलोंग द वाटर फ्लो क्या होगा। तो आदमी की नेट वेलोसिटी अलोंग द वाटर फ्लो हुआ 3/2 किलोमीटर पर आवर। दूसरी, आदमी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये होगा, ये होगा। और इसकी क्या डायरेक्शन होगी ये निकालना, आप ये एंगल निकाल सकते हैं इसी गल। ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप
आप लोगों में से किन्हीं को भी इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए, जो कुछ भी पूछना चाहते। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, वो कैसे कैलकुलेट किया, जो भी पूछना चाहते हैं जल्दी से पूछिए, डिस्कस कीजिए। आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछिए। आप ये भी पूछ सकते हैं, सर हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना चाहते हैं, कैसे निकले, हम ये जानना चाहते हैं वो कैसे निकले। अगर ऐसा कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप मेरे सामने रखिए, तो हम उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। ठीक है, तो बढ़े आगे। यस मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग? यस सर। बढ़े आगे। हाँ सर। सिमिलर टू जो अभी आप बोट रिवर प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं एयर प्रॉब्लम, एयरक्राफ्ट एयर प्रॉब्लम। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, है ना, बोट रिवर प्रॉब्लम को कंपेयर करो, वहां पे और यहाँ पे में क्या फर्क है। वहां पर पानी बह रहा था और उस बहते हुए पानी में आदमी तैर रहा था यहाँ पर या नाव चल रहा था। यहाँ पर हवा बह रहा है, बहते हुए पानी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हवा बहेगा और उस बहते हुए हवा में कोई चिड़िया उड़ेगा या नहीं तो एरोप्लेन चलेगा। चिड़िया का उड़ना जैसे आदमी का तैरना हुआ, एरोप्लेन का चलना जैसे नाव का चलना। वहां पर पानी की बहाव थी, यहाँ पे हवा का बहाव रहेगा। वहां पे पानी की बहाव थी, यहाँ पे हवा का बहाव रहेगा। वहां पे बोट या आदमी तैरेगा, यहाँ पे एरोप्लेन या चिड़िया उड़ेगा। आदमी तो नहीं उड़ेगा ना, या चिड़िया उड़ेगा नहीं तो एरोप्लेन उड़ेगा। सिचुएशन एग्जैक्टली सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही लाइन का रहेगा, सारे रिजल्ट आप उसके यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आप कह सकते हो वेलोसिटी of aeroplane made by its engine, या एक मिनट ऐसे लिखते हैं, velocity of aeroplane with respect to air is equal to velocity of aeroplane made by its engine. Will be equal to velocity of aeroplane in still air. ठहरे हुए हवा में जो भी एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी, तो वही वेलोसिटी होगी जो एरोप्लेन का इंजन ने बनाया। और इस वेलोसिटी को वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा जो ऑब्जर्वर एयर में है। बिल्कुल बोट वाले प्रॉब्लम की। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन with respect to ground will be the resultant velocity, resultant of velocity of aeroplane with respect to air and velocity of
ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की वो वेलोसिटी होगी जो वेलोसिटी ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की वो वेलोसिटी होगी जो हम रिजल्टेंट देखेंगे। हवा की जो वेलोसिटी है और एरोप्लेन ने जो अपनी इंजन से वेलोसिटी बनाया है, उन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी हम ग्राउंड से देखेंगे। और इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? इसका जो डायग्राम जो बनता है वो बनता है टॉप व्यू से। क्योंकि आपको इस केस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस आपको दी जाती है। ये रिवर नहीं है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में नदी बह रहे हैं और हॉरिजॉन्टली ही आपके आदमी तैर रहे हैं या नाव चल रहे हैं। जो सिचुएशन देखना बड़ा इजी है। यहाँ पर जो एरोप्लेन का मोशन दिया जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हम अगर टॉप व्यू से देखेंगे तो आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हुआ ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। जाना है ईस्ट। ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम जो बनाते हैं ये टॉप व्यू से बनते हैं। ऊपर से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली आपको ये सब दिखेगा। ये सारे के सारे जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आइनेस, जहां तुम अभी बैठे हो वहां से पूरब किधर है? सो मेरे सामने पश्चिम, पश्चिम सो लेफ्ट हैंड साइड पीछे है ना? पश्चिम आपके सामने हो गया, पूरब तो वेस्ट पीछे या पीछे नहीं? यस ओके। नॉर्थ किधर हुआ? सर लेफ्ट हैंड साइड योर लेफ्ट साइड एंड साउथ इज राइट साइड। आप गौर से देखो तो आपके जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आया ना? यस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आया ना? बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना? हम अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्पष्ट दिखेगा। अच्छा, हम व्यू क्यों बदलते हैं? जैसे हम टॉप व्यू यहाँ ले रहे हैं तो व्यू क्यों बदलते हैं? व्यू हम इसलिए बदलते हैं कि हमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस क्लियरली ऑब्जर्व हो, वहां से देख करके हम चीजों को एनालाइज करें ना? तो हम टॉप व्यू से ये सारे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। एक प्रॉब्लम के साथ इसको हम समझेंगे कि कैसे हम बोट रिवर प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट को एयर के साथ सॉल्व। एक प्रॉब्लम लेते हैं। A pilot is taking his plane towards north with a velocity of 100 kilometer per hour. At that point, wind is blowing with a speed of 60 kilometer per hour. From east to west. जो हवा है वो पूरब से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बह रहा है। कैलकुलेट
find velocity of aeroplane with respect to ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या होगी? सिंपल है। पायलट जो वेलोसिटी एरोप्लेन का उड़ाएगा, क्या वो सर 10√136? हाँ, नहीं, मेरा जो क्वेश्चन ये पहले बताओ, ये जो पायलट प्लेन उड़ा रहा है वो कह रहा है कि हम अपने प्लेन को नॉर्थ डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ। क्या एक्चुअली में ये एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं सर, नहीं जा रहा है। पायलट जो है वो खुद एयर में है, तो इस पायलट की वेलोसिटी है ना, पायलट के रेस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी 0 हो। पायलट कहाँ है? एयर में। इज इन एरोप्लेन एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग। एरोप्लेन भी हवा में है और हवा में ये पायलट भी है। पायलट के रेस्पेक्ट में एयर की वेलोसिटी क्या बोलेंगे? 0। हाइनेस बताओ, पायलट की वेलोसिटी सॉरी एयर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पायलट क्या होगा? तो एयर की वेलोसिटी पायलट के रिस्पेक्ट में नॉर्दर्न साइड होगा। 0। वेलोसिटी ऑफ एयर with respect to pilot. I'm not asking aeroplane की velocity. I'm asking velocity of air with respect to pilot. Pilot से अगर हम पूछेंगे कि बताओ भाई air की velocity क्या है? Pilot is flying. Pilot is not at rest on the ground. Pilot aeroplane के साथ उड़ रहा है। ऐसा आप बताओ तो क्या होगा? आप लोग वो सिचुएशन इमेजिन करने के लिए थोड़ी सी दिमाग पर, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी दिमाग पर जोर देनी है। ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है और इस बहते हुए पानी में एक ऑब्जर्वर को हम बिठा दिए। दिस ऑब्जर्वर इज ऑन दी वाटर। ये आपकी बोट हो गई, ये ऑब्जर्वर हो गया। बताओ इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पानी की वेलोसिटी क्या है? मान लो पानी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ये ऑब्जर्वर जो पानी में बैठा है, ये ऑब्जर्वर पानी की वेलोसिटी क्या बोले? 5 मीटर पर सेकेंड। श्योर? बच्चा समझने में दिक्कत कर रहा है। ये ऑब्जर्वर इसी के साथ आ रहा है तो इसका वेलोसिटी 0 बोलेगा। ये छोटा सा बात समझ में आता है। हम ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का वेलोसिटी कितना है? ये पानी वाला ऑब्जर्वर पानी की वेलोसिटी 0 है करके 5 बोलेगा कि 0 बोलेगा? ग्राउंड पे रहे जी वेदांग आप बताओ। तो सर पानी के अंदर ही बैठा था सर 0 बोलेगा सर। पानी के अंदर ही है ना, ये देखो ना,
तो ये ऑब्जर्वर जो है पानी की, बहते हुए पानी की वेलोसिटी नहीं बोलेगा, क्योंकि पानी के साथ तो ये खुद भी मूव कर रहा है ना, पानी के साथ ये खुद भी मूव कर रहा है। पानी का इफेक्ट इसके साथ है, पानी भी बह रहा है और ये आदमी भी बह रहा है नाव पे बैठा हुआ। नाव में अपनी कुछ वेलोसिटी नहीं है, नाव में अपनी कुछ वेलोसिटी, नाव की वेलोसिटी नहीं है। आदमी नाव पर सिंपली बैठा हुआ, नाव पानी पे रखा हुआ है और नाव पानी के बहाव के साथ नाव भी बह रहा है। अगर हम ग्राउंड से बैठ के देखेंगे तो पानी का बहाव हमें 5 मीटर पर सेकेंड दिखेगा और पानी पर ग्राउंड से देखेंगे तो ये जो आदमी है नाव पर बैठा हुआ उसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी पानी के बहाव के साथ बह रहा है। लेकिन अगर हम इस नाव पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर से पूछेंगे पानी का बहाव, तो ये वेलोसिटी 0 बोलेगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम। चल घूम चलो भागे मैंने। तो पानी का जो बहाव है ये पानी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर को अपीयर नहीं होता। पानी पर जो बैठा हुआ ऑब्जर्वर है वो पानी की खुद की वेलोसिटी को वो ऑब्जर्व नहीं कर पाए। इसी तरह से पायलट जो हवा में है वो हवा की वेलोसिटी खुद अपीयर नहीं करता। इन एयर, इसको हम फ्लाइंग नहीं करके इन एयर कहते हैं। इन एयर यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ओ इन वाटर दैट इज 0। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इसको क्या लग रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मान लो एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और इसके भीतर में बैठा हुआ ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर ट्रेन की वेलोसिटी क्या बोले, बताओ? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या जो भी कार है तो कार विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो आपको दिखाया गया है, क्या बोलेगा मिथिलेश? 0 सर, 0 सर। 0 बोलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये कहना है कि जो मीडियम में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो ऑब्जर्वर उस मीडियम की वेलोसिटी 0। पानी में बैठा हुआ ऑब्जर्वर पानी की वेलोसिटी 0 बोलेगा, हवा में ऑब्जर्वर हवा की वेलोसिटी 0, बशर्ते वो रुका हुआ। अगर वो चलेगा तो फिर उसके रिलेटिव मोशन बन जाए। वो चलेगा तो फिर रिलेटिव मोशन बन जाए। अगर एक बस चल रही है और बस के भीतर बैठा हुआ ऑब्जर्वर बस की वेलोसिटी क्या बोलेगा, 0। पानी बह रहा है, पानी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर पानी की वेलोसिटी क्या, 0। हवा बह रहा है तो बहते हुए हवा में बैठा हुआ ऑब्जर्वर हवा की वेलोसिटी क्या बोलेगा, 0। समझ में आया आयनश? हाँ सर। अब अगर ये पायलट अगर अपनी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर बोल रहा है, ये वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी उसका इंजन ने बनाया हो, क्योंकि हवा का वेलोसिटी इसमें नहीं होगा ना। पायलट तो हवा की वेलोसिटी तो नहीं बोले। समझ में आया आयनश? यस। So 100 is what?
यहाँ जो पूछ रहे हैं हम आपको जो दिए हैं 100 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है, पायलट इज टेकिंग हिज प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ये जो 100 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है प्लेन की, जो पायलट बोल रहा है, ये वो वेलोसिटी है जो पायलट ने इंजन से प्राप्त की। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज विंड। अभी हमने बताया ना, मेड बाय इंजन जो वेलोसिटी होगा वो इन स्टिल एयर कह सकते हो, वो विथ रिस्पेक्ट टू एयर कह सकते हो, ये सब एक ही है। So velocity of plane with respect to wind is 100 किलोमीटर पर आवर। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट से। और विंड जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ विंड, अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ विंड जो है 60 किलोमीटर पर आवर, ये किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के। तो बोलो, वेलोसिटी ऑफ जो विंड आपको दिया हुआ है ये किसके रेस्पेक्ट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड के रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या है कि प्लेन में बैठा थोड़ी नहीं बोलेगा। और ये जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब माइनस हम बोल काफी आई डायरेक्शन। और आपको निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। कैसे निकलेगा ये आपको निकालनी है, ये कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी, so velocity of plane with respect to ground will be equal to the velocity of plane with respect to air plus velocity of wind। दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ देना तो 100J minus 60 मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। 100 स्क्वायर प्लस 60 100 देन बाहर आ जाएगा रूट अंडर 136 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन भी आप यहां से बता सकते, माइनस आई डायरेक्शन में 60 है और जे डायरेक्शन में 100 है। ये आपके नॉर्थ है, ये वेस्ट। इस डायरेक्शन में एरोप्लेन हेड करेगा। अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोले, वेलोसिटी ऑफ प्लेन के रेस्पेक्ट, नॉर्थ से भी एंगल बोल सकते हो और वेस्ट से भी एंगल बोल सकते हो। तो वेस्ट से अगर हम एंगल बोले तो tan थीटा बराबर 100/60 5/2, tan इनवर्स 5/2। नॉर्थ से भी एंगल बोल सकते हो, तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया? 60/3/5। So tan inverse 9। ये विथ नॉर्थ हुआ और ये विथ वेस्ट। जो सिचुएशन हमें दिया है उसको हम अगर एनालाइज करें वेक्टर फॉर्म से ही निकल जाए। अब इतनी मेहनत हमें नहीं पड़ती है जब हम इसको डायग्राम से सॉल्व। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में हेड किया, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और हवा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे बह रहा है। ऐसे हवा तो एक जगह तो नहीं बहेगा ना, थ्रू आउट ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहेगा।
एरोप्लेन अगर ऐसे उड़ना शुरू किया तो हवा जो है उसको ढकेल के वो कहीं यहाँ पहुंचा दे। इसकी नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ग्राउंड पर बैठे के यही ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो प्लेन है तो ना ऐसे गया ना ऐसे गया, वो प्लेन ऐसे गया सीधा। प्लेन ऐसे गया, ये एयर की वेलोसिटी है आप 60 किलोमीटर। नॉर्थ टू ईस्ट देखो प्लेन ऐसे और इस डायग्राम से फिर आप आराम से ये कैलकुलेट कर लो, इधर इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे, रूट अंडर 100 स्क्वायर प्लस ये एंगल आप निकाल लो, ये एंगल क्या निकाल चीजें यही आ जाएंगी जो आपने कैलकुलेट किया। इधर नहीं तो डायग्राम से सिचुएशन इजी हो जाता है। यहाँ जीपीजी रूट अंडर 100 स्क्वायर प्लस 60 10 रूट 160 अल्फा वैल्यू tan इनवर्स विथ लॉग। ठीक है, हवा में बैठा हुआ ऑब्जर्वर खुद हवा की वेलोसिटी 0 हो, प्लेन में बैठा ऑब्जर्वर प्लेन की वेलोसिटी 0 हो। ट्रेन में बैठा ऑब्जर्वर ट्रेन की वेलोसिटी 0 बोलेगा, पानी में बैठा ऑब्जर्वर पानी की वेलोसिटी। A pilot wants to move from पटना टू कहाँ ले जाएं? दुबई। माइनस तक कहाँ हो अभी तुम? कैसा? अभी कहाँ पे हो? सर अभी तो घर पे। रांची? नहीं सर, तलैया। चलो तलैया नजदीकी है रांची से, रांची बता दो। The pilot wants to move from Patna to Ranchi. The air speed of plane is 100 kilometer per hour. एक मिनट, wants to reach from Patna to Ranchi. चलो ठीक है, हम आगे डिस्क्राइब कर देंगे। और हवा जो एयर स्पीड ऑफ प्लेन, एयर स्पीड ऑफ प्लेन मतलब प्लेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एयर। हवा के रेस्पेक्ट में प्लेन की स्पीड है 100 किलोमीटर। एंड एयर इज ब्लोइंग the speed 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। जो हवा है वो पूरब की तरफ बह रहा है। हमने अभी यहाँ पूरब से पश्चिम की तरफ लिया है, लेकिन अभी ये पूरब की तरफ बह रहा है, ड्यू ईस्ट। मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ हवा बह रहा है। इफ distance between Patna and Ranchi is कितना किलोमीटर है?
320 kilometers in north direction. How the pilot head his plane to reach the destination. पायलट कैसे अपनी प्लेन को हेड करे, मतलब कैसे उड़ान भरे ताकि वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. Also find the time क्वेश्चन रहता है इनका. to reach the destination. कैसे उड़ान भरे ताकि पायलट पटना से उड़े और रांची पहुंच जाए. हवा बह रहा है और प्लेन की एयर स्पीड मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर, प्लेन के इंजन के द्वारा जो स्पीड मिलेगा दैट इज 100 किलोमीटर. Velocity of plane with respect to air means velocity of plane in still air. It is the velocity of plane made by 7 degrees. Sir, 127 degrees from east or sir 4 hours. ठीक. अब देखो ये आपका सिचुएशन समझिए. ये आपका ऊपर से देख रहा है, दिस इज ईस्ट, इज वेस्ट, इज नॉर्थ एंड दैट इज साउथ. हवा जो है वो ड्यू ईस्ट बह रहा है, इधर की तरफ हवा बह. वेलोसिटी ऑफ विंड इज दिस. इसकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर. प्लेन यहां से उड़ान भरना, इस जगह से, सपोज इट इज पटना, यहां से उड़ान भरना है, उसको रांची पहुंचना है. रांची कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में. और ये वाली जो डिस्टेंस है अपना टू रांची, एयर डिस्टेंस, दिस इज 320 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस. पटना से रांची की ये दूरी. हवा इस तरह से बह रहा है. अब बताइए कि ये जो प्लेन है पटना से उड़ान भरे और उसको रांची पहुंचना हो तो वो कैसे हेड करेगा अपना प्लेन को, कैसे उड़ान भरेगा? हम सारा ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ इज द डिस्टेंस 320 किलोमीटर पर. तो बताओ भाई, क्या डायरेक्ट अगर ये पायलट रांची की तरफ उड़ान भर देगा तो क्या पहुंचेगा? ऐसे ही भरेगा. डायरेक्ट रांची की तरफ उड़ान भर देगा तो रांची नहीं पहुंच के उसको हवा कहीं यहाँ ढकेल के पहुंचा. पहुंचना था रांची, पहुंच जाएगा कहीं हजारीबाग से. उसको रांची पहुंचने के लिए उसको अपनी हेड ऐसे करना पड़ेगा ताकि हवा ढकेल के उसको रांची. ऐसे बढ़ते. याद है ना एयर रिवर बोट प्रॉब्लम में एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचने के जो कंडीशन थे. और यहाँ पे ये पहुंच पाएगा क्योंकि जो एरोप्लेन की स्पीड है कंफ्यूज करती है. इट इज 100 किलोमीटर पर आवर. पानी के जो बहाव है, सॉरी हवा की जो बहाव है 60 किलोमीटर पर आवर.
ये अपनी उड़ान ऐसे भरेगा, मान लो ये एंगल थीटा है, थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। tan थीटा इज हाउ मच? 60/100 3/5। तो थीटा tan इनवर्स 3/5 विथ नॉर्थ, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ के साथ बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है? वेस्ट के साथ नॉर्थ। सर ये साइन इनवर्स नहीं होगा? कहाँ से साइन? हाँ, यस यस यस, साइन इनवर्स में होगा ना। और वेदांत साइन ही होगा, साइन आएगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कहाँ है? बिल्कुल सही, साइन इनवर्स थी भाई। तो साइन इनवर्स है तो आप इसको 37 डिग्री बोल सकते, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। दिस इज हाइपोटेन्यूज 100 km/h for this triangle that is hypotenuse। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि रांची पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो बताओ, रांची पहुंचाने वाली वो कौन सी वेलोसिटी? ये वाला। रांची पहुंचाने वाली ये वेलोसिटी, रांची पहुंचाने वाली ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज रूट अंडर 100 स्क्वायर माइनस 60। 60 देखता। और डिस्टेंस आपको 320 km/h दिया हुआ है, तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस 320 km एंड स्पीड इज 100 स्क्वायर माइनस 60। कितना आ जाएगा ये वाली स्पीड? 80 आएगा। 4 घंटा में ये रांची पहुंचा। 4 घंटा में ये रांची पहुंचा। प्लेन की स्पीड हमने कम रखा है, प्लेन की स्पीड और ज्यादा कर देंगे तो जल्दी तो और टाइम कम हो जाएगा। तो बिल्कुल रिवर बोट की ही तरह आप एयरप्लेन और एयर के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 100 स्क्वायर में 60 स्क्वायर। हमको क्या कभी कभी फ्लैग फ्लटरिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लैग फ्लटरिंग problems, flag fluttering air problems। मतलब जो झंडा है, जो झंडा आपका है वो इस डायरेक्शन में बाहर निकलेगा, है ना, फहराएगा, फ्लटर करेगा, ये निकाल लो। तो अगर झंडा जमीन पर गड़ा हुआ है, झंडा का जो पोल है वो जमीन पे गड़ा हुआ है, तो हवा जिस डायरेक्शन में बहेगा वो उसी डायरेक्शन में फ्लटर। सही है ना? मिथलेश? यस। जैसे झंडा फहराते हैं 15 अगस्त को, भी आने वाला है, तो जमीन पे हम पोल गाड़ते हैं और हवा बह रहा है, तो जिस दिशा में हवा बहेगा आपके जो झंडा है उसी दिशा की तरफ फ्लैटर। लेकिन मान लो कि तुम झंडा का पोल पकड़ के चल रहे हो,
ना, झंडा का पोल ले लिए हाथ में और वो आप चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो या कार पे वो लगा हुआ है और कार चल रहा है, साथ ही साथ हवा भी बह रहा है, तो फिर वो किस डायरेक्शन में फ्लटर करेगा? मेरे अपोजिट, मेरे पैर के अपोजिट। नहीं, हवा कोई भी दिशा में बह सकता है और कार किसी भी दिशा में चल सकता है, वह कोई भी डायरेक्शन में बह सकता है, कार किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। चलो इसके प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेन प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिलेटिव मोशन में कई सिचुएशंस हैं। तो आज की टाइम हो गई है बहुत ज्यादा, आज यहीं तक रखते हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। यस। थैंक्स। थैंक यू।